हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी में हमने स्टार्ट किया था आपका चैप्टर 13 जो था आपका लेज़र। क्वेश्चन नंबर 11 तक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। The book which contain all accounts permanently is called A. Journal, B. Ledger, C. Subsidiary book, और D. None of these. The book which contains all the accounts, एक पुस्तक जिसमें होता है सारा अकाउंट्स परमानेंटली, उसको क्या कहते हैं? लेज़र कहते हैं। जर्नल से हम कहाँ पोस्ट करते हैं? लेज़र में। और लेज़र में हम सारा अकाउंट मेंटेन करते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जितना भी अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी, जितना भी है, कैपिटल, A to Z चीज़ का हम सेपरेट अकाउंट यहाँ पे मेंटेन करते हैं। तो बुक, द बुक विच कंटेन, जिसमें होता है ऑल अकाउंट्स परमानेंटली, सारा अकाउंट परमानेंटली हम उसमें खोलते हैं, वो है आपका लेज़र। लेज़र में हम सारा अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है? तो लेज़र होगा आपका। बाकी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जर्नल नहीं होगा, जर्नल में तो हम सारा ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। अच्छा, सब्सिडरी बुक जर्नल का सब डिवीज़न होता है, जिसमें हम उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो बेसिकली क्रेडिट में आप या तो परचेस किए हैं या तो सेल किए हैं। जैसे इसमें कौन कौन सा सब्सिडरी बुक में आपका आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक। परचेस बुक में क्या? ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, ऑल क्रेडिट परचेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? तो सब्सिडरी बुक जो है आपका, उसमें सारा आपका अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। कुछ जो कि जर्नल का सब डिवीज़न है जिस पे लोड बढ़ता है, उसको हम अलग से सहायक पुस्तिकाएं अलग से बुक मेंटेन करते हैं, सब्सिडरी बुक। तो सारा बुक आपका सब्सिडरी बुक में मेंटेन नहीं होता है। जनरली जो है आपका परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक आपका हो गया, बिल्स पेबल हो गया आपका, इसके बाद जर्नल प्रॉपर हो गया, ये सब कुछ आपका सब्सिडरी बुक में आता है, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। तो लेज़र में सारा अकाउंट आपका होता है, और यहाँ पर अकाउंट की भी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? लेज़र बुक, लेज़र बुक कहाँ गया? इज popularly known as option A, secondary book of account, B, principal book of account, C, subsidiary book of account, D कहता है
नन ऑफ दिस क्या होगा बोलिए। लेज़र बुक जो है वो पॉपुलरली किसके लिए पॉपुलर है, क्या क्यों, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बुक बोलते हैं, प्रिंसिपल यानी प्रधान बुक कहते हैं, सब्सिडियरी बुक यानी सहायक पुस्तिकाओं के अंदर आता है लेज़र, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, प्रिंसिपल बुक। ठीक है, देखिए प्रधान बुक क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जो है अगर आप ऐसे जनरली सोचिएगा, सोच के देखिए कि आप जो है ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और लेज़र में पोस्ट करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है अगर हम अपने कोई फर्म खोले, कोई बिजनेस खोले, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जर्नल बनाएं। जर्नल, छोटा बिजनेस जो होता है वो जनरली जर्नल मेंटेन करता है ना। और हमको जर्नल से बोलिए कि टोटल जानकारी भी नहीं मिलता है, जर्नल में तो हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अब हम बोलेंगे जर्नल को कि बताओ टोटल परचेस कितना है, तो जर्नल बताने में असमर्थ होगा, उसके लिए आपको लेज़र प्रिपेयर करना होगा, है ना। और लेज़र आपको बताएगा कि टोटल परचेस कितना, टोटल सेल कितना, टोटल आपने कितना एक्सपेंस किया है, यानी वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सब पेमेंट किया है, कितना एक्सपेंस टोटल किया है, टोटल इनकम कितना है, कितना कमीशन रिसीव है, डिविडेंड रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव है। ये तमाम जानकारी जो कि सिमिलर नेचर का है, अलग अलग अकाउंट ओपन करके हम लेज़र में करते हैं और तमाम जानकारी हमको लेज़र से मिलता है। अगर हमारी बात करो कि हम एक फर्म खोलें, हम एक बिज़नेस करें, तो हम जर्नल बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि जर्नल से हम टोटल ट्रांजैक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करने का आपका काम नहीं है। ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट क्या है, यानी टोटल परचेस क्या है, टोटल सेल क्या है, ये जानकारी हमको चाहिए। तो छोटा लेवल का जो व्यापार होता है वो जर्नल मेंटेन करता है। लेकिन अगर बहुत बात करें थोड़े बड़े लेवल का, तो जर्नल को आपको रिकॉर्ड जर्नल बनाने की भी आपको एक तरह से ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लेज़र भी बना सकते हो। अब आपको पता है कि आप जो है परचेस किए हो कैश में, या फिर आप जो है अपने स्टाफ को सैलरी दिए हो, तो सैलरी तो कैश बनाओगे, ठीक है। तो एक सैलरी अकाउंट ओपन कर लो, आपका एक कैश अकाउंट हो गया या कैश बुक हो गया, दोनों ओपन कर लो लेज़र में, तो आपको जर्नल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लेज़र में आप ले जाओ, क्योंकि दिमाग में तो आप जान ही रहे हो, आप थोड़ा एक्सपर्ट हो, तो आप दिमाग में जान रहे हो कि इसका जर्नल क्या होगा, तो आपको सीखने के लिए जर्नल से लेज़र बना रहे हैं। लेकिन जब आप सीख जाओगे तो डायरेक्टली आप लेज़र भी बना सकते हो, क्योंकि जर्नल आपका माइंड में है, फटाफट आप पोस्टिंग करोगे, दिमाग में सोचोगे क्या जर्नल बनेगा और लेज़र में उसको सीधा कर दोगे, एकदम लिख दोगे। तो जर्नल क्या है, आपका प्रधान बुक है, एक प्रिंसिपल बुक है। सीधा सीधी आप जो है लेज़र में एंट्री करो और आपका नेट इफेक्ट भी ट्रांजैक्शन का, यानी टोटल परचेस, टोटल सेल्स, टोटल एक्सपेंस कितना है, ये सब कुछ आपका पता चलेगा। इसीलिए जो लेज़र बुक है वो पॉपुलर किसके लिए है, तो प्रिंसिपल बुक के लिए। ये कोई सेकेंडरी या सब्सिडरी बुक नहीं है, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल बुक है, प्रधान है बुक, जिससे आपके सारे ट्रांजेक्शन का नेट इफेक्ट यानी जानकारी टोटल आपको मिलता है। तो ये प्रिंसिपल बुक होगा आपका 13 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी। प्रिंसिपल PAL वाला, PLE वाला नहीं आपका, है ना, क्योंकि उस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, इसका मतलब होता है प्रधान, तो ये वाला आपका होगा, है ना, प्रिंसिपल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्रेडिट बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 14, क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स indicate
इंडिकेट क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए है एक्सपेंस इन द बिजनेस, एक्सपेंसेस इन द बिजनेस। बी कहता है आपका लॉसेस इन द बिजनेस। सी कह रहा है आपका इनकम एंड गेन इन द बिजनेस, इनकम एंड गेन्स इन द बिजनेस। और डी कहता है एसेट ऑफ द बिजनेस, एसेट्स ऑफ द बिजनेस। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है ये सब क्वेश्चन का आंसर करना आप लोग के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है? 47 है। बोलिए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल जान लीजिए तो हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट जितना भी एक्सपेंस है या लॉस है, डेबिट इनकम है या गेन्स है, क्रेडिट। बोलिए अब क्रेडिट बैलेंस कहता है नॉमिनल अकाउंट का क्या होगा? इनकम और गेन होगा। क्या होगा? इनकम और गेन ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। ये दोनों आपका है डेबिट बैलेंस शो करता है, ठीक है, ये होगा आपका। और एसेट ऑफ द बिजनेस नहीं, एसेट तो आता है आपका रियल अकाउंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50 यही बोलता है अगर डेबिट बैलेंस तो डेबिट बैलेंस आपका दोनों सही होता है। फिर ऑप्शन भी आपका उस तरीके से होता है कि डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट क्या करता है, तो एक्सपेंस इन द बिजनेस और लॉस इन द बिजनेस दोनों शो करता है। जरूर ऑप्शन सी में देता ए एंड बी बोथ, तो ए एंड बी बोथ पे टिक करते हैं, ऐसा जरूर देता आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। चलो इसी को हटाते हैं। ऑप्शन हटा देते हैं सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 15 अब क्या करता है? डेबिट बैलेंस क्या करता है? ऑप्शन ए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द बिजनेस। ऑप्शन देखिए किस तरीके से लिखता है, इसलिए लिख दे रहे हैं आपका इनकम एंड गेन्स इन द बिजनेस। सी प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, और डी एसेट ऑफ द बिजनेस। बोलिए
डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? एक्सपेंस और लॉस। एक्सपेंस या तो फिर आपका लॉस इंडिकेट करता है, हाँ, है ना। और क्रेडिट क्या करता है? इनकम और गेन। प्रॉफिट भी क्या इंडिकेट करता है? आपका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट भी क्या इंडिकेट करता है? प्रॉफिट का भी जो होता है वो भी एक तरह से इनकम ही है, गेन ही है, तो ये भी आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है। प्रॉफिट जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आपको पढ़ाएंगे तो समय बताएंगे कि जो भी आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो सारा इनकम इधर लिखेंगे, अब छोड़ दीजिए, रेवेन्यू नेचर का इनकम लिखते हैं इधर, और इधर जितना भी एक्सपेंस या लॉस है इधर लिखेंगे। तो मान लो कि 100 रुपये का इनकम और 80 रुपये का खर्च, तो 20 रुपये का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। इसको बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ। तो इसका भी कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो प्रॉफिट का भी आपका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट तो आपका क्रेडिट बैलेंस से बोलता है। डेबिट क्या है? तो डेबिट आपका एक्सपेंस है, लॉस है, आपका यही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। एसेट ऑफ द बिजनेस तो नहीं होगा, ये रियल अकाउंट के अंदर आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 50। चलिए तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। The debit balance of personal account indicate A, amount payable, B, amount receivable, C, cash in hand, और D, bills receivable। ठीक है, डेबिट बैलेंस होता है पर्सनल अकाउंट का, क्या इंडिकेट करता है? देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने सामान बेचा किसी को उधार में, तो आप एंट्री क्या बनाते हो? पहले वो देखो। आप एंट्री बनाते हो, मान लो कि राम को सामान बेचा, तो राम अकाउंट को आप डेबिट करते हो, राम टू सेल्स अकाउंट, 10,000 का मान लो सामान बेचा, तो राम को डेबिट करेंगे 10,000 से। और राम कौन? मेरा राम है एक पर्सन, यानी पर्सनल अकाउंट के अंदर रहेगा। अगर नाम ना दिया हो तो इसी को क्या लिखेंगे? ये मेरा कौन है? डेटर है, तो डेटर अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो या तो अगर नाम नहीं रहेगा तो डेटर टू सेल्स, और नाम है तो राम मेरा कौन है? डेटर है। तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट है राम, ठीक है। राम का मान लो नाम दिया है। अब देखो हम खोलेंगे राम अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। 10,000 का सामान बेचा तो राम अकाउंट को डेबिट करेंगे, राम अकाउंट को डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे जाएगा। फिलहाल राम अकाउंट बोल रहा है कि डेबिट है 10,000 से, तो इसका मतलब क्या कि बिजनेस को राम से पैसा रिसीव करना है, क्योंकि उधार में सामान बेचा है, तो कल को राम हमको पैसा देगा नियर फ्यूचर में। क्या इसका मतलब है कि बिजनेस ने राम नाम का, जो कि एक पर्सन है, जो कि पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा, क्रेडिट सेल किया है, क्रेडिट सेल किया है, तो ये पर्सन नियर फ्यूचर में 10,000 बिजनेस को देगा। क्रेडिट सेल कितने का किया है? मान लो 10,000 का, वही जो लिखे हैं, तो 10,000 नियर फ्यूचर में देगा। तो राम क्या है? एक आपका पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। पर्सनल अकाउंट हो गया नाम, और इसका डेबिट बैलेंस क्या इंडिकेट कर रहा है कि राम नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देगा। तो अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट पेबल नहीं, अमाउंट रिसीवेबल, ये होगा आपका,
ठीक है। तो अमाउंट पेबल भी नहीं, कैश इन हैंड भी नहीं आपका, और बिल्स रिसीवेबल भी इसमें नहीं होगा आपका, अमाउंट रिसीवेबल होगा, क्योंकि राम डेटर है और डेटर पैसा दे रहा है। हमने यहाँ कहीं कहा कि राम से एक बिल पर हमने साइन करवाया है और कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यहाँ बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम डेटर से पैसा यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, इसीलिए आपका अमाउंट रिसीवेबल होगा, ये करेक्ट होगा आपका। चलो ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट। क्रेडिट बैलेंस क्या करता है, तो यहीं पर हम आपको समझाते हैं। ऑप्शन क्या है पहले देख लेते हैं। सिमिलर ऑप्शन है क्या? अमाउंट पेबल, ठीक है, अमाउंट रिसीवेबल, कैश इन हैंड, और लास्ट में है आपका एसेट। बस थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह दे रहे हैं इसको, बोलता है डेबिट था ना, अब हो गया क्रेडिट, और यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन दे दिया आपका एसेट्स। यही है क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें क्या होगा? 16 सॉल्व हो गया, समझ में आ गया आपको? अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं। हम जो है क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, बिजनेस ने क्या किया, एक बंदा था रोहित मान लेते हैं, इससे क्रेडिट परचेज किया। क्या किया? क्रेडिट परचेज किया, मान लो 12,000 रुपये का। एंट्री बनाइए, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित, और रोहित मेरा कौन? रोहित को नियर फ्यूचर में 12,000 रुपये बिजनेस को देना पड़ेगा, तो ये बिजनेस का क्रेडिटर है, तो रोहित या क्रेडिटर अकाउंट। ये हो गया कितने का? 12,000 का। हम नीचे लिख देते हैं 12,000। लेजर बनाइए, रोहित अकाउंट, या फिर इसको लिखिए क्रेडिटर अकाउंट। अब इसका कौन सा बैलेंस है? रोहित का बैलेंस किधर देखिए तो क्रेडिट साइड में, तो 12,000 दिखेगा आपका किस साइड में? क्रेडिट साइड में। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। 12,000 होगा बाय परचेज अकाउंट यहाँ पे। खैर क्रेडिट बैलेंस कितना है? 12,000 है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस को रोहित को पैसा पे करना है नियर फ्यूचर में। नियर फ्यूचर में रोहित को यानी अपने क्रेडिटर को नियर फ्यूचर में पैसा पे करना। तो पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? अमाउंट पेबल, है ना? क्या इंडिकेट कर रहा है? पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अमाउंट पेबल, और डेबिट बैलेंस अमाउंट रिसीवेबल कर रहा है आपका। क्लियर हो रहा है बात? तो डेबिट बैलेंस शो करता है आपका अमाउंट रिसीवेबल, और क्रेडिट बैलेंस शो करता है आपका अमाउंट पेबल। ठीक है, ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 18 के बाद 19 से। ये लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Laser is a principal book in which, जिसमें होता है, लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक इन विच, इसमें क्या होता है? ऑल अकाउंट्स आर केप्ट, जिसमें सारा अकाउंट होता है ना? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, सारा तरह का अकाउंट ओपन होता है इसमें, सिमिलर नेचर का। तो ये होगा क्या आपका ऑप्शन? ये करेक्ट है, बी, पर्सनल
अकाउंट्स आर केप्ट, क्या लेज़र में सिर्फ पर्सनल अकाउंट ही होता है? सी पर लिख लेते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स आर केप्ट। डी कहता है आपका रियल अकाउंट आर केप्ट। लेज़र इज अ प्रिंसिपल बुक। लेज़र क्या है? एक प्रिंसिपल बुक है, हमको पता है। इन विच, जिसमें क्या होता है? ऑल अकाउंट्स आर केप्ट, जिसमें सारा अकाउंट होता है, पर्सनल भी, रियल भी, नॉमिनल भी, एसेट भी, लायबिलिटी भी, कैपिटल भी, सब तरीके का अकाउंट आपका लेज़र में होता है। क्या ऐसा है? या फिर सिर्फ पर्सनल अकाउंट को रखता है, जितना भी पर्सनल अकाउंट है वही सिर्फ लेज़र में रहता है, इसीलिए लेज़र आपका प्रिंसिपल बुक है? नहीं। प्रिंसिपल बुक का मतलब क्या? प्रधान, यानी सारा अकाउंट उसके अंदर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका करेक्ट है, ये पता है। क्या सिर्फ नॉमिनल अकाउंट ही रखता है आपका लेज़र, जिसकी वजह से इसको प्रिंसिपल बुक कहते हैं? नहीं, ना ही पर्सनल, ना ही रियल, ना ही नॉमिनल, ना ही रियल, सारा अकाउंट आपका होता है किसमें? लेज़र के अंदर। इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, प्रधान बुक। सब कुछ का जानकारी, सब चीज़ एक ही जगह पर है, लेज़र के अंदर है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक। ठीक है। तो ऑल अकाउंट्स आर केप्ट, सारा अकाउंट होता है आपका प्रिंसिपल बुक में, यानी लेज़र में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जितना भी जर्नल में हम एंट्रीज पास करते हैं, जितना भी जर्नल में हम एंट्री बनाते हैं, वो सब कुछ आपका लेज़र में आता है। और प्रोसेस तो आपको पता ही है, टोटल प्रोसेस मैंने बताया है, उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम चल भी रहे हैं। हालांकि आपका ऑब्जेक्टिव वाले जो आपका बुक है उसमें चैप्टर वाइज करके दिया हुआ है, हम यूनिट वाइज करके आपको पढ़ाते हैं। तो यूनिट में भी आपका चैप्टर ही है, जिसमें आपका जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने बताया, तो उसी तरीके से हम चलने का कोशिश भी करते हैं। और सिलेबस भी उसी तरीके से आपको दिया हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, जिसकी रिकॉर्डिंग हमने कहा कि जर्नल में, तो पहले आपका जर्नल रहेगा। अच्छा, जर्नल से पीछे क्या रहता है, क्या पढ़ना होता है? तो जितना भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर वगैरह है, ये सब कुछ पढ़ना होता है। और वाउचर से, सोर्स डॉक्यूमेंट से वाउचर प्रिपेयर करते हैं, और वाउचर से फिर हम उसको जर्नल में लेकर आते हैं, है ना। और जर्नल से फिर हम क्लासीफाई करते हैं लेज़र में, लेज़र से हम इसको समराइज़ करते हैं, और समराइजेशन में हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये हम प्रिपेयर करते हैं समराइजेशन में। ठीक है। इसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और देन फिर होता है आपका, इसको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बीच में कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये सारा आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है। और बेसिकली देखिएगा तो हम यही अकाउंटिंग प्रोसेस को क्लास 11th और 12th में पढ़ा रहे हैं। एक आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का, दूसरा आपका पार्टनरशिप का, और तीसरा जो है आपका कंपनी का। यही तो पढ़ा रहे हैं। और हम क्या पढ़ रहे हैं क्लास 11th-12th में? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। एक बार हम सोल प्रोप्राइटर का प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बार हम पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं, और सेम चीज़ एक बार हम कंपनी का सारा फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्लास 11th-12th में बस हम यही तो कर रहे हैं। और इसके बीच में बहुत सारा जितना काम हो रहा है, चाहे जर्नल हो गया, लेज़र हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, वो सब कुछ हम बनाना यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।